डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हेलो किसान हमारा एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप तक वो सभी जानकारियां पहुंचाई जाती हैं जिसकी वजह से आपकी खेती किसानी में सकारात्मक बदलाव आ सके और किसान भाई अपनी खेती से अच्छा उत्पादन ले सके, अपनी आय को बढ़ा सके। हेलो किसान कार्यक्रम में वो सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है और आप तक वो सभी जानकारियां पहुंचाई जाती हैं, लेकिन आपकी भागीदारी इस कार्यक्रम में बहुत अहम हो जाती है। जैसे कि हमेशा आपके सवाल इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं और अलग अलग विषय पर इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं और सवाल पूछने के 3 जरिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे और कौन से विषय से जुड़े हुए आपके सवालों को शामिल करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें पहला विषय है खेती पर पर्यावरण का प्रभाव। बदलते मौसम में और बदलते पर्यावरण में कैसे खेती का ध्यान रखें और वनस्पति पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। आप तक इन दोनों विषयों से निपटने के लिए जो चुनौतियां हैं उनका समाधान कैसे किया जाए, इसके बारे में सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। इस विषय से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल या जो भी संशय आपके मन में है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको करना बस क्या है, फ़ोन मिलाना है। फ़ोन मिलाने के लिए टोल फ्री नंबर आपको जानना होगा। टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। लेकिन फ़ोन मिलाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो, ताकि एक बेहतर समाज स्थापित हो सके, आपकी समस्या का बेहतर समाधान आपको मिल सके। इसके अलावा दर्शकों, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हमें तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय आप नंबर नोट कर लीजिए 8800-520-717। लेकिन व्हाट्सएप करते समय जहां से आप अपना सवाल लिख रहे हैं, अपना नाम और जगह का नाम लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। अब इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हैं, जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर दिनेश कुमार जी। आप हैं अध्यक्ष खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर भी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं और पर्यावरण संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। आप दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। इसका नाम है हेलो किसान और आज 2 महत्वपूर्ण विषयों पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय पर खेती पर पर्यावरण का प्रभाव। तो सबसे पहले हम आते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी के पास। दिनेश जी, पर्यावरण जिस तरीके से बदल रहा है, ऐसे में खेती पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और आने वाले समय में ये कितना चुनौती भरा देखा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बताइए। देखिए, जहाँ तक कि खेती पे पर्यावरण जो है उसका बदलता हुआ प्रभाव, वो हम 2 तरह से उसे आकलन कर सकते हैं जी। एक पहले आकलन करने का तरीका ये होता है कि जो फल और सब्जियों को हम उगाते हैं उसमें किस फल और किस सब्जी पे बढ़ते हुए तापमान, जिसे हम कहते हैं कि एक सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। सकारात्मक कहने का तात्पर्य यह है कि हम उसकी जो ईल्ड है वो बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, लेकिन नकारात्मक ये है कि उसमें कितने सारे नए जो पौधों के ऊपर, जैसे फ्रूट है, उसकी क्वालिटी में क्या डिटोरिएशन हो जाएंगे, फ्रूट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, सेल्फ लाइफ नहीं बढ़ेगी। क्या होता है कि जब पर्यावरण में तापमान बढ़ता है तो जो लेंथ, जो हम बोलते हैं कि अवधि फलों की होने की, वो बढ़ जाती है और उसके जो अंदर की क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि उसकी टोटल सॉल्युबल सॉलिड, जैसे मान लीजिए एक फल है, उसकी जो मिठास है वो मिठास और उसके अंदर जो एक एसिडिटी होती है, इसका जब समायोजन होता है तभी उस फल का सही स्वाद होता है। तो जब हम तापमान बढ़ेगा तो इनके समायोजन में विकृतियां आ जाती हैं और उससे फल के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी तरह जब आप सब्जियों में देखेंगे तो सब्जियों में भी
अगर तापमान बढ़ेगा तो जैसे कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अब उनके पानी का रिक्वायरमेंट, क्योंकि 80 से 90% तक जल जो है वो होता है सब्जियों में, यदि तापमान बढ़ेगा तो उनके जो वैज्ञानिक रूप से कहते हैं कि ओपनिंग हो जाती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, डेफिसिट होने से उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है। तो इन चीज़ों का होना तापमान बढ़ने से वो है इनके नकारात्मक जी। और नकारात्मक होने का पर्पस है कि या तो तापमान बढ़ेगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी जी। ग्रीन हाउस गैसेज जिसको हम बोलते हैं, जो वातावरण के लिए बहुत ही नकारात्मक है, जिसकी वजह से हमारा तापमान बढ़ रहा है, इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि कभी कभी जो इस तरह के गैसेस प्रोड्यूस करते हैं उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पे ध्यान देना है। जैसे हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं जी कि जब हम फल को हार्वेस्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो पार्ट बच जाता है, छिलका है या उसका पोमेस है, वो 50% तक होता है। जब हम उसे वातावरण में बिना किसी आकलन के बाहर रख देते हैं तो वो एक वातावरण या पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है जी। क्योंकि वो एक ऐसा पदार्थ है जो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि जैसे जैसे विकृतियां आएंगी, क्योंकि 80% तक उसमें पानी है जी। और वो एक तरह से एक ऐसा वस्तु है जिसे हम उपयोग ना करते हैं, हम सिर्फ उसमें से प्रोडक्ट निकाल के छोड़ दिए, तो वो पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उसका भी हम एक ट्रीटमेंट करें और उससे हम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करें। बिल्कुल। और खेती पर पर्यावरण का प्रभाव क्या है, डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। और भी विस्तार से इसके बारे में हम जानकारी लेंगे डॉक्टर दिनेश जी से, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते ही देखते पर्यावरण में काफी बदलाव आ गया है। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी होने लगी है और ये सब हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। जाहिर सी बात है कि बदलाव होगा तो उसका असर भी पड़ेगा। खेती पर भी पर्यावरण में हो रहे बदलाव का असर देखा जा रहा है। बता दें कि किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु में होने वाला परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है। विशेषज्ञों की माने तो जलवायु परिवर्तन से खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसके असर से सिंचाई जल में कमी, खरपतवार और कीटों व रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसका असर पैदावार में गिरावट के रूप में देखने को मिलता है। लगातार बढ़ते तापमान से फसल उत्पादन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने से फसलें समय से पहले परिपक्व होने लगती हैं। ज्यादा तापमान सब्जियों की पैदावार को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, इस कारण बरसात के क्षेत्र में और मात्रा में बदलाव हो रहा है, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन मिट्टी में होने वाली प्रक्रियाओं और मिट्टी पानी के संतुलन को भी प्रभावित करता है। मिट्टी पानी के संतुलन में कमी आने के कारण सूखी मिट्टी और शुष्क होती जाएगी, जिससे सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन के खेती पर इतने सारे प्रभावों को देखते हुए इनके समाधान भी खोजे जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर कुछ हद तक कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। वर्षा जल के उचित प्रबंधन द्वारा हम इस असर को कम कर सकते हैं। वाटरशेड प्रबंधन के जरिए वर्षा जल को इकट्ठा करके सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे सिंचाई में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही भूजल पुनर्भरण में भी ये मददगार साबित होगा। ऐसे बीज और नई किस्में विकसित करनी होंगी जो नए मौसम के अनुकूल हों। हमें फसलों के प्रारूप और उनके बीज बोने के समय में भी बदलाव करना होगा। ऐसी किस्मों को विकसित करना होगा जो ज्यादा तापमान, सूखे और बाढ़ जैसी परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हों। तो रिपोर्ट के जरिए देखा आपने कि कैसे पर्यावरण का असर खेती पे पड़ रहा है और उसके समाधान क्या है और कैसे उस समाधान को अपनाकर खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
इस पर्यावरण को जो चुनौतियां हैं उसको सही तरीके से समझा जाए और उसका सही तरीके से समाधान किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दिनेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ तो खेती की बात हमने कर ली, अब बात हम कहते हैं वनस्पतियों पर पर्यावरण का प्रभाव। वनस्पतियों पर पर्यावरण का प्रभाव किस है? तो फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। तो ये एक बहुत ही समसामयिक इशू है, इस पर बहुत चर्चा की जा रही है। और जैसे कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिल रहे हैं और इस आज का जो दिन है उसकी थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो इस तरह में हमको देखना है कि किस तरह से जो पर्यावरण है हमारी खेती को प्रभावित कर रहा है और किस तरह से हम अपनी इस तरह से खेती करें जिससे कि पर्यावरण पर कम से कम दुष्प्रभाव पड़े। तो ऐसी तकनीकों का विकास किया जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से, और हमारा पूसा संस्थान भी इस दिशा में बहुत अग्रणी काम कर रहा है। और हमारे उनसे जब पूरे विश्व ने कहा कि भाई भारत में धान की जो खेती से लगभग 37 मिलियन टन मीथेन का उत्सर्जन होता है, लेकिन हमारे संस्थान ने ये अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि वो 37 मिलियन टन नहीं बल्कि 3.7 मिलियन टन है। तो ये जो नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है, नई नई फसलों का विकास किया जा रहा है, उससे हम जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। और जहाँ तक की बात है कि वनस्पतियों के पर क्या प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों का मतलब है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारी जैव विविधता है। अभी हमने देखा पिछले 22 मई को हमने विश्व जैव विविधता दिवस मनाया। इसका उद्देश्य है कि हमको जैव विविधता हमारे लिए बहुत आवश्यक है, न केवल हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एवं पर्यावरण संतुलन के लिए भी। तो हमको देखना है कि किस तरह से हमारी जैव विविधता को हम अक्षुण्ण रखते हुए अपने पर्यावरण का संवर्धन करें। तो ये सब चीजें हैं जो वनस्पतियां हैं वो भी प्रतिकूल ढंग से, जैसे अगर तापमान बढ़ेगा, अभी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, तापमान बढ़ रहे हैं, अभी भी दिल्ली का जो तापमान है लगभग 50 के आसपास चल रहा है। तो इससे हमारी वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे हमको सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर शर्मा जी ने आपने यहाँ पर। और इन बातों का सभी तरीके से अगर हम सभी जिम्मेदारी पूर्वक ध्यान रखेंगे तो शायद एक परिवर्तन के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे और एक बेहतर कल का निर्माण भी कर सकेंगे। इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातें आपसे हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले वनस्पतियों पर जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पेड़ों, झाड़ियों, घास, बेल, लताओं आदि के समूह और पौधों की अलग अलग किस्मों को वनस्पति कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में हो रहे बदलाव का असर इन वनस्पतियों पर भी पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की लगातार और गंभीर घटनाएं होने लगी हैं, जिसमें अत्यधिक बरसात, लू और सूखा शामिल है। अत्यधिक वर्षा की घटनाएं पौधों की वृद्धि में रुकावट डाल सकती हैं। ये सब पौधों को बाढ़ और मिट्टी के कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। लगातार तेज हवाएं ट्री स्टैंड पर दबाव डाल सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के असर के चलते ज्यादा लू और सूखा पड़ने के आसार बन जाते हैं, जो कार्बन निषेचन प्रभाव से किसी भी फायदे की भरपाई करने की संभावना को कम करता है। जबकि गर्मी के मौसम में फसल की पैदावार अक्सर कम हो जाती है। CO2 के बढ़ने से कुछ फसलों की पैदावार बढ़ सकती है, जबकि CO2 का बढ़ता स्तर फसलों में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के स्तर को प्रभावित करता है। फसलों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा और जस्ता सहित महत्वपूर्ण खनिजों का नुकसान होता है। दरअसल जलवायु परिवर्तन अब एक मुद्दा नहीं बल्कि एक चुनौती बन चुका है। हालांकि दुनिया भर के बुद्धिजीवी इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। वनस्पतियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए किसानों को ऐसे तरीकों को चुनना होगा जिन्हें अपनाकर वो अच्छी फसल ले सकें। मिश्रित खेती और जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाकर भी जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटा जा सकता है। वनस्पतियों पर पर्यावरण का कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की। इसके समाधान क्या हैं उसको भी बताने की कोशिश की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक दर्शक हमारे साथ इस समय फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ कि पर्यावरण जो हमारा खराब हो रहा है तो इसको बचाने के लिए हमारे पास कितना जल हो, कितना जंगल हो, और दूसरी चीज हमारी आबादी बढ़ रही है, इसका हमारे पूरा असर हमारे खेतों
पे पड़ रहा है, तो हमें खेतों में किस दिशा में कार्य करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका धनस्वरूप जी। डॉक्टर कुमार जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुमार जी, जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा और कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को भी जोड़ दिया है, किस तरीके की चुनौतियां आप देख रहे हैं इस खेती किसानी के क्षेत्र में? मिश्रा जी, ऐसा है जो आपने सवाल पूछा है कि खेती को और जनसंख्या, ये दो चीज़ों को आपने पूछा है। देखिए, जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या है कि उसके जो रिसोर्स हैं हमारे देश में जो भी है उनका ही यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे रहने के लिए जगह चाहिए। जब रहने की जगह होती है तो हम खेती के ज़मीन को धीरे धीरे अपने में क्या होता है कि जब मैकेनाइजेशन होता है तो उसके अंदर खेती में हमें सबसे पहले अगर उसको अच्छा करना है तो एक प्रिसीजन फार्मिंग है। प्रिसीजन फार्मिंग है कि कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे लिया जा सकता है जी। जैसे हम पहले पानी का बहाव करते के ज़मीन में पानी देते हैं अपने खेतों में, अगर हम उसे टपक सिंचाई जिसको बोलते हैं, अगर वो टपक सिंचाई खासकर जो फलों के वृक्ष हैं उसमें यदि आप देते हैं और वहाँ पानी का बहाव कम करते हैं तो एक तरफ से आप पानी का बचाव करेंगे और दूसरी तरफ फल की पैदावार अच्छी होगी, क्योंकि जब उनकी ज़रूरत होगी तब हम उनको इस तरह की टपक सिंचाई देंगे। अब उसमें एक नया और शोध हो गया कि अगर सिंचाई के साथ खाद्य का भी उसमें प्रयोजन कर दिया जाए तो उसको कहते हैं फर्टिगेशन सिस्टम जी। तो एक ही बार में हम फर्टिलाइजर और पानी एक ही साथ यदि दें तो इससे क्या है कि हम अपने एनर्जी को सेव कर रहे हैं। एक तरफ जो हमारा एनर्जी वेस्ट होगा कि हम किसी भी पंप चला के पानी को दें पहले, फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए लेबर को इन्वॉल्व करें, तो हर तरह की चीज़ों को एक बचाव करना है। तीसरी चीज़, हम ऐसे वेराइटीज़ को देखें जो तापमान को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि आम तौर पर 30 से 35 डिग्री एक आम तापमान सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो करने के लिए होता है, लेकिन तापमान 45 से 50 तक आ रहा है। तो इस तापमान में कौन सी वैरायटी है जो सबसे सुटेबल होगी और उस तापमान के रहते हुए वो जितना हमारा रिक्वायरमेंट है फलों का, सब्जियों का, वो हमें मिल सकता है जी। तीसरी चीज़ ये है कि हमें फलों के रख रखाव का बंदोबस्त ये देखना पड़ेगा कि पहले हमारा क्या होता है कि हम फलों को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के जो तरीके हैं उसके बाद कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। जवाब बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से लाइव दे रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, आपने समझाया कि वनस्पतियों पर जो पर्यावरण का प्रभाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें चुनौतियों की, तो वनस्पतियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण के, उसमें चुनौतियाँ क्या हैं और आने वाले समय में इसका निस्तारण किस रूप से देखा जाएगा? देखिए, जो वनस्पति हैं जो प्राकृतिक रूप से उग रही हैं, जैसे वृक्ष हैं, लताएं हैं, औषधीय पौधे हैं, जंगली पौधे हैं, जो हमारे वन हैं, वो एक हमारी जो वनस्पतियों के बहुत बड़ा घटक हैं जी। और उन पर निसंदेह उन पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अगर तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो मृदा में जल की कमी हो रही है। मृदा में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मृदा के अंदर जो कार्बन है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो CO2 के रूप में उड़ के चला जाता है कि जो हमारी मिट्टी में लगातार जो जीवांश की मात्रा है, जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है, घटती जा रही है। जब मिट्टी में कार्बन की मात्रा घटती है तो उनकी जल धारण क्षमता में भी कमी आती है। तो जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जो बहुत से ट्राइबल्स हैं, आदिवासी लोग हैं, वो जंगलों पर इस तरह से अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर होते हैं। तो जब उनकी उपज में, उनकी गुणवत्ता में कमी आएगी तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उनकी आजीविका पर भी। तो ये जो वनस्पतियां हैं ये हमारे प्राण हैं, जो औषधियां हैं, जो परंपरागत हमारी जो ज्ञान है, परंपरागत औषधियां हैं, तो इन सब पर प्रतिकूल प्रभाव से हमको बचाना है। तो हमको अपने पर्यावरण को सहेजना होगा। उसके लिए क्या है कि हमको ऐसी नीतियां बनानी होंगी जहाँ कर हमारे जो वन हैं वो अक्षुण्ण रहें, जो हमारे जंगल हैं वो बचे रहें। हमको ऐसा विकास करना है जिसको हम बोलते हैं संतुलित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की जो अवधारणा थी, 1987 में एक रिपोर्ट बनी थी, अवर कॉमन फ्यूचर। इसमें पहली बार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया। इसका मतलब ये है कि वह विकास जो न केवल हमारी
वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि हमारी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हमको अपनी वनस्पतियों, कई बार क्या करते हैं कि जो कुछ लोग क्या करते हैं, वनस्पतियों का अपने लालच के ढंग में अंधाधुंध दोहन करते हैं। तो बहुत सी वनस्पतियाँ, जैव विविधता लुप्त हो गई है, जो संकट प्राय वनस्पतियाँ हो गई हैं। तो उसका हमको ध्यान रखना है। ऐसे नीति, नियम और कानून बनाने हैं। हमारे देश में जैव विविधता संरक्षण कानून है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जो 2002 में आया। वहीं हमारे देश में 2001 में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हम किसान को भी एक अधिकार देते हैं कि वो अपनी किस्म को विकसित कर सके, उनको रजिस्टर कर सके। उसको बोलते हैं PPV&FRA, पौध किस्म संरक्षण अधिनियम, जो हमने कानून बनाया है। यानी कि किसान भी अपनी वैरायटियों को रजिस्टर कर सकते हैं, उनको संरक्षित कर सकते हैं और अपने आप में एक ब्रीडर का काम कर सकते हैं। तो इस दिशा में हमको काम करना है। जो हमारी वनस्पतियां हैं वो हमारे प्राण हैं। अगर देखा जाए, कुछ ये देखा गया है कि जहां खेतों के आसपास प्राकृतिक रूप से वन होते हैं वहां की उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है, उपज अच्छी होती है। क्योंकि वनों में क्या होता है, मधुमक्खियां होती हैं, परागण होता है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि यदि मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मानव सभ्यता 4 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। यानी कि वनों से जो हमको पारिस्थितिक सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरे विश्व में बहुत तेजी से उभर रहा है। इकोसिस्टम सर्विसेज, या जो किसान पर्यावरण की संरक्षण करते हैं, पर्यावरण की सेवा करते हैं, उनको हमको कंपनसेट करना है। इसको बोलते हैं पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। यानी कि वो जो पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, हमको उनको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। आजकल एक ऐसे बाजार विकसित हो रहा है जिसको हम बोलते हैं कार्बन बाजार। जो किसान अपनी जमीन में कार्बन का संरक्षण करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, उनको लगभग प्रति वर्ष वो 6 से 7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हमको नई नई विधियां बनानी पड़ेंगी। हरित खादों का उपयोग, खेतों में तो देखेंगे आपको पॉलीथीन के कण मिलेंगे, इसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। वो हमारे कृषि परितंत्र में पहुंच गई है। या जो हमारे जो खेत हैं जो शहरी उद्योग धंधों के पास हैं, ये वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, कई बार जो औद्योगिक बहिस्राव है वो भी खेतों में चला जाता है जाने अनजाने में। बहुत सारे कानून हैं। ऐसे ही जो बहुत से किसान क्या करते हैं, कई बार पानी की कमी है तो जो एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवेज है उसके पानी को भी अपने खेत में लगा देते हैं। तो वो बहुत सावधानी की जरूरत है। तो ये हमको बताना है कि भाई, क्योंकि अगर एक बार हमारा कृषि परितंत्र है वो दूषित हो गया तो वो हमारी जो भारी धातु हैं, जिनको हम बोलते हैं हैवी मेटल्स, जैसे कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, जिंक, ये सब चीजें क्या है, अगर हमारे खाद्य श्रृंखला में आ गई तो मानव स्वास्थ्य तक पहुंचेंगी। तो इस तरह से क्या है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो वल्चर्स हैं, जिनको हम गिद्ध बोलते हैं, पूरे एशिया से खत्म हो गए। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई क्यों खत्म हो रहे हैं, डाइक्लोफेनिक दवाई के कारण। तो भारत सरकार इस पे बहुत ध्यान दे रही है ना। बहुत सारे वल्चर्स ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, क्योंकि वल्चर क्या है, वो एक हमारे पर्यावरण के एक बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। उनको हम प्रकृति का अपमार्जक भी कहते हैं। जैसे मैंने मधुमक्खियों का उदाहरण दिया, मधुमक्खियां क्या करती हैं, परागण की सेवा करती हैं। अगर हम देखें पूरे अमेरिका में लगभग हर साल $52 बिलियन की जो आर्थिक मूल्य का जो योगदान देती है, मधुमक्खियां देती हैं। तो कितने महत्वपूर्ण जंतु हैं। यानी कि अगर हमारे पर्यावरण के सभी घटक, चाहे वो मधुमक्खी हैं, केंचुए हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सबकी अपनी अहम भूमिका है। तो सबका कृषि पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम कृषि को अच्छे ढंग से करते हैं, संतुलित ढंग से करते हैं, उर्वरकों और रसायनों का समुचित प्रयोग करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करना है, लेकिन संतुलित ढंग से उपयोग करना है, ताकि हमारे पर्यावरण का कोई भी घटक से मेरा तात्पर्य है जल, मृदा, हवा, उस पर कोई भी प्रदूषण ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार जी, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, इनका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो किसान हैं वो सीधे तौर से जुड़े हुए हैं हमारे जलवायु के परिवर्तन के। सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट किसी पे हो रहा है तो किसान भाइयों पे ही हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जो आम जनता है उन्हें जलवायु के परिवर्तन का बहुत एहसास इसलिए होता है क्योंकि वो अपने घरों में ठंडे में बैठ के उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जो किसान भाई हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि यदि आप कोई भी फसल उगा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए बहुत से ऐसे फसल हैं जो नए नए जगहों में उगाना शुरू कर दिया गया है जलवायु परिवर्तन की वजह से। क्योंकि हर एक जलवायु के लिए एक जो है वो बिल्कुल हमेशा अपडेट रखिए, बिल्कुल, कि कौन सी नई प्रजातियां विकसित हो रही हैं, कितने तापमान तक वो सहन कर सकती है, कितना उसे फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, कितने इरिगेशन की ज़रूरत है और उसकी पैदावार में कितनी वृद्धि है। क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमेशा इसी कोशिश में हैं कि जलवायु परिवर्तन को एक किस मुकाम तक जाने तक हमें किस परिवर्तन करना पड़ेगा, इसके हिसाब से वैरायटी डेवलप होती है। जब फल उगाते हैं तो उसके लिए एक अलग रूट स्टॉक बना है कि इस रूट स्टॉक पे अगर हम ये ग्राफ्टिंग करेंगे तो ये एक ड्रॉट कंडीशन होगा तो भी सर्वाइव करेगा।
उसी तरह से आपको ये देखना है कि जलवायु परिवर्तन से हमें ये छोड़ना नहीं है, ये घबराना नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा तो हम कृषि कैसे करेंगे। हमारे पास उस कृषि में कई विधाएं हैं, बिल्कुल, जिन विधाओं को अपनाकर हम अच्छी कृषि कर सकते हैं, अच्छा आमदनी कर सकते हैं और एक संतुलित उपयोग अपने संसाधनों का, यही हमारे विकास की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जी डॉक्टर कुमार जी, संतुलित उपयोग तो करना ही चाहिए किसान भाइयों को, लेकिन इसमें अगर हम ये देखें, जैसे आपने बताया कि कई विधाएं हैं, इन विधाओं में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को जोड़ा जाए या किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। हालांकि पिछले हम कई साल से देख रहे हैं कि किसान भाइयों को प्रेरित भी किया जा रहा है, तो इसके बारे में अगर हम इसको जोड़ के चलें कि पर्यावरण में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले रुकना होगा। ब्रेक के उस बाद आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषय, पर्यावरण का प्रभाव खेती पर कितना है, वनस्पति पर कितना है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर और ईमेल तीनों फ्लैश किए जा रहे हैं स्क्रीन पर। अपना फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और अपना सवाल पूछ डालिए। दो एक्सपर्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। डॉक्टर कुमार जी, मैंने ब्रेक से पहले जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके हैं उनकी जो क्वालिटी है, ये हमेशा देखा गया है कि जो जैविक खेती से उत्पादन होता है, ये तो बिल्कुल ही एक माना हुआ सत्य है कि जैविक खेती से उत्पादित चाहे वो फल हो या सब्जियां हैं, उसमें जब रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो हमेशा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। गुणवत्ता बहुत अच्छी उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है कि हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि जब वो मार्केट में जाता है तो करीबन 4 गुना ज़्यादा भी हम उसको पे करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता जो हमारे शरीर की ज़रूरत है जिस न्यूट्रिशन की, वो गुणवत्ता उसमें बरकरार होती है। और जो विधाएँ हैं कि हमें कैसे एक संतुलित खेती करनी चाहिए, उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। संतरे की खेती हम करते हैं नागपुर में। अभी क्या होता है कि नागपुर एक ऐसा जगह है हमारे देश में जहाँ संतरे के 2 फसल लिए जाते हैं। एक उसे कहते हैं आंबिया बहार और एक को कहते हैं मृग बहार। जी, आंबिया बहार में जब खेती होती है, संतरे आते हैं, तो उन संतरों में वो रंग जो संतरे के लिए हम कहते हैं कि ऑरेंज कलर, वो रंग उसमें नहीं आ पाता है। कारण उसका क्या है कि तापमान ज़्यादा होता है बिल्कुल उस क्षेत्र में, और जो कन्वर्सन होता है जिसको बोलते हैं पिगमेंट कन्वर्सन, क्लोरो प्लस से क्रोमो प्लस, ये कन्वर्शन है। जब तापमान कम होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन होकर उसके रंग का निखार आता है। तो जब यही फल दार्जिलिंग में या नागालैंड में या जब किन्नो ग्रो होता है पंजाब में, तो क्या होता है कि तापमान कम होता है, तो उस समय उसके रंग पूरी तरह से निखर के आते हैं। लेकिन जो नागपुर में होता है उसमें ग्रीन कलर ही परसिस्ट करता है, मतलब हरा रंग रह जाता है लेकिन वो फ्रूट मैच्योर हो जाता है। वही फल जब मृग में वहाँ ग्रो होता है तो थोड़ी बहुत ठंड होने की वजह से उसमें निखार आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस फल को किस जगह पे ग्रो करने से उसकी जो गुणवत्ता है वो बरकरार होगी और मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस होगा, क्योंकि कंज्यूमर एक्सेप्टेंस जो है वो मार्केट के हिसाब से ही चलता है। तो जब मार्केट को आप समझेंगे तभी हमारे किसान लाभान्वित होंगे, क्योंकि जब हम किसानों के आय दुगने करने की बात करते हैं तो आय दुगनी करने की जो सबसे अहम चीज़ है वो है हार्वेस्ट के बाद उनका जो इनकम है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो जब अच्छी गुणवत्ता वाले फल या सब्जियां होंगे तो उनको अच्छे दाम मिलेंगे। वो जब प्रोसेसिंग में जाएंगे, प्रोसेसिंग होगी तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक सबसे बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है वो है प्रोसेसिंग सेक्टर। ये एक सनराइज इंडस्ट्री की तरह है, क्योंकि यही है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे देश में देने को सबसे आगे अभी चल रहा है। तो इस तरह से जब प्रोडक्ट बनेंगे तो वो प्रोडक्ट बनने से तो किसान भाई के साथ वो इंडस्ट्री जुड़ जाएंगे। जब इंडस्ट्री उनसे रॉ मटेरियल लेंगे तो अपने आप किसान भाई की आय बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी आय बढ़ेगी। तो इस तरह से जब दोनों के समावेश होंगे तो हमारे किसान हमेशा खुशहाल रहेंगे।
बिल्कुल। डॉक्टर कुमार जी, आपने बहुत बेहतरीन बातें बताई हैं। डॉक्टर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, जैसे यहाँ पर आय दोगुनी करने की बात हो रही है और आपने इससे पहले एक उदाहरण दिया कि किसान भाई खेतों में जो कार्बन के जरिए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं जी, उस प्रोसेस को बताइए कि कैसे किसान भाई अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ें तो कैसे कमा सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ जाना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए? जी देखिए, जो मैंने बताया कि जो कार्बन फार्मिंग है, यानी कि अपने खेत में फसलों के साथ साथ अगर आप जो भूमि में कार्बन की मात्रा है उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो इस दिशा में मतलब किसानों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा में किसान पराली जलाते हैं, पूरा दिल्ली तक उसका प्रदूषण आता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इसका एक विकल्प ये है कि ऐसे किसान जो हमारे मृदा को स्वस्थ बनाते हैं या ऐसी विधियों को अपनाते हैं जैसे जीरो टिलेज, जिसमें वो जुताई नहीं करते और जो उसके जो क्रॉप रेसिड्यू हैं या फसल के जो पुआल है, अवशेष हैं, उसको मिट्टी में ही उसको दोबारा से रोप देते हैं, दोबारा से मिट्टी में मिला देते हैं। यानी कि धीरे 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 करके उसमें कार्बन बढ़ता रहता है। तो ये कोई एक दिन में नहीं होता है, 4-5 साल लगते हैं। एक बार आपको सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है, उनसे जुड़ना पड़ता है उस संस्था से कि भाई हम इसको कार्बन फार्मिंग को करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। तो एक बार आपने उससे रजिस्टर्ड हो गए तो वो आपकी पूरी मिट्टी की जांच करेंगे, आपको बताएंगे भाई ये इस तरीके से आपको खेती करनी है, आपको जुताई नहीं करनी है, आपको ये फर्टिलाइजर डालने हैं, ये हरी खाद का आपको इस्तेमाल करना है, FIM का इस्तेमाल करना है, गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होगा, 4-5 साल में सपोज करो आज आपकी मृदा में 0.5% है, तो 5 साल बाद वो 0.7% हो गया। उसको आप पर टन के हिसाब से आप मार्केट में, जैसे हम सोना चांदी बेचते हैं, इसी तरह से कार्बन का भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मूल्य है। अभी आज की तारीख में लगभग $70 से $80 प्रति टन के हिसाब से वो चल रहा है। तो अगर हम अपने खेतों में कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि एक ही मात्र उपाय ये है कि हमारे जो कार्बन है वो हमारे वायुमंडल में न जाए, हम उसको अपनी मिट्टी में अवशोषित करें, उसको हम अपनी वनस्पति में अवशोषित करें। इसको हम बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन को हमको वातावरण में जाने से रोकना है, क्योंकि अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो उससे हरितगृह प्रभाव होगा, यानी कि उससे तापमान बढ़ेगा। अगर वही कार्बन हम अपनी मिट्टी में अवशोषित करते हैं, क्योंकि जो हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उनका भोजन कार्बन ही है, तो जब उसमें हम एक बार कार्बन कंटेंट बढ़ गया तो उसमें उसकी जलधारण क्षमता बढ़ेगी, उसमें जो उसकी जो उपज बढ़ेगी, उसमें उससे सूक्ष्म जीवों की आबादी बढ़ेगी। तो एक तरह से पूरे किसान के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो एक तो उसकी आमदनी बढ़ गई है ना, एक कंपोनेंट हो गया, उसको कुछ विशेष नहीं करना पड़ रहा है, केवल ईमानदारी के साथ में उसको अपनी मिट्टी में कार्बन को सहेजना है। तो उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, मृदा स्वास्थ्य बढ़ेगा। एक बार मृदा स्वास्थ्य बढ़ेगा तो फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, उसको कम पानी लगेगा। एक बार जब अगर हमारी कार्बन की मात्रा 0.5 से 0.7 या 0.8 हो गई या 1% हो गई तो आपकी सिंचाई की मांग घट जाएगी है, उससे आपको फर्टिलाइजर की मात्रा भी कम लगेगी। तो एक तरह से हमारे पूरे पर्यावरण के लिए ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी और हमारे पर्यावरण में सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। बिल्कुल शर्मा जी, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई इस विषय को लेकर कि कार्बन की खेती अगर कर रहे हैं किसान भाई तो उसके लिए भी जो प्रक्रिया हैं वो किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं और पर्यावरण को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है। डॉक्टर कुमार जी का रुख करता हूँ। डॉक्टर कुमार जी, जब यहाँ आय बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं तो आय बढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसान अपने उत्पादन की अच्छा खासा उसको भाव मिल सके, अच्छा खासा उसको रेट मिल सके उसके मंडियों से, लेकिन बात यहाँ पर अगर आय बढ़ाने की करी जा रही है तो इस बात पर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि उसकी लागत कम आए। और जिस तरीके से पर्यावरण बदल रहा है ऐसे में लागत कम करना कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण बातें आप देख रहे हैं, क्या ये बहुत बड़ी चुनौती है या इसका भी कोई उपाय है? देखिए, लागत कम करना ये सबसे बड़ा हमारा प्रायोरिटी है, क्योंकि यदि आय को बढ़ाना है तो हमें बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको हार्वेस्ट के बाद ही सोचें। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि जो आप सबसे पहली चीज़ है वो है खेती के लिए खेत को तैयार करना। खेती में खेत को सही तरीके से तैयार करना, और सबसे पहले उससे भी महत्वपूर्ण है बीज जी। तो जब आप सही बीज लेंगे बिल्कुल या फलों के सही प्लांटिंग मटेरियल लेंगे तो आपके खर्च अपने आप ही आने वाले समय में कम हो जाएंगे जी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फलों में जो प्लांटिंग मटेरियल, इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि बदलते पर्यावरण की जब हम बात कर रहे हैं तो बदलते पर्यावरण के मद्देनजर अगर हम बात की जाए तो कितनी बड़ी चुनौती है? क्या ये चलते हैं कि जब आप वैज्ञानिक पद्धति से उसकी खेती करेंगे, क्योंकि हर एक फसल के ऊपर
हमारे वैज्ञानिक शोध करते हैं और वो बताते हैं कि कम से कम खर्च में जी। जैसे आप कितना मिनिमम आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, उसका कितना रिक्वायरमेंट है, उसका न्यूट्रिएंट अपटेक कितना है, पौधे की ज़रूरत कितनी है। जब आप ये, जैसे हमारे भारत सरकार ने इतना अच्छा स्कीम चलाया सॉइल हेल्थ कार्ड, बिल्कुल, तो सॉइल हेल्थ कार्ड को हम जाने, उसे पढ़ें, तो उससे क्या होगी कि आपकी मृदा की जो जानकारी है उससे जब आप रूबरू हो जाएंगे तो कितना उसमें इस्तेमाल करना है और उस पौधे की कितनी ज़रूरत है। जब इनकी समुचित संतुलन आप रखेंगे तो अपने आप ही आपकी पैदावार अच्छी होगी और आपके ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये शुरुआत होती है कि हमें जो भी भारत सरकार की तरफ से जो ज्ञान, जो स्कीम्स दिए जाते हैं उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, जो किसानों के पक्ष में है, और इनसे क्या होगा कि वो समझ पाएंगे कि कब और क्या इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद कई सारे ऐप्स डेवलप किया गया है हमारे संस्थान के द्वारा, जिसमें आपके जो भी बीमारियां या कीड़े मकोड़े आते हैं या फलों पे नुकसान होता है उसका आप सवाल पूछ सकते हैं और उसके निवारण के लिए कितना इस्तेमाल करना चाहिए। सपोज कि हम कभी बता देते हैं ज़्यादा अमाउंट में हम मिक्स कर देते हैं कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कई सारे कीड़े मकोड़े हैं जो प्यूपल स्टेज में यदि कंट्रोल कर लिया जाए तो मैच्योर स्टेज में वो कंट्रोल नहीं होते हैं जी। तो जब इनिशियल स्टेज है तभी उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ की यदि जानकारी हमारे किसान भाई के पास होगा तो उनके फसलों का नुकसान भी नहीं होगा और उनको जो एक्स्ट्रा उस पर इस्तेमाल कर रहे हैं रासायनिक पर जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसके जिसके यूज़ करने से वो जाएंगे नहीं, लेकिन एक तरह से वो पोल्यूशन पैदा करेंगे। बिल्कुल। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको किसानों की जो खर्चा है वो घटाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम के जो जोखिम है वो बढ़ गए हैं। बिल्कुल। जैसे अनियंत्रित वर्षा हो गई है, तापमान बढ़ रहा है, उनको सिंचाई का खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। तो खर्चा कम करना एक बहुत बड़ी वाकई में चुनौती है, लेकिन वो किया जा सकता है अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की सलाह लें, मौसम पूर्वानुमान को देखें। सपोज करो आपने कीटनाशी का छिड़काव कर दिया बिना मौसम की जानकारी लिए, बारिश आ गई, सब आपके पैसा बेकार हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे भारत सरकार ने जो बीमा योजनाएं चलाई हैं किसानों के लिए, उसका क्योंकि रिस्क एक है, मौसम जलवायु परिवर्तन के कारण रिस्क जरूर बढ़ेगा, लेकिन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमको आपका जो है कृषि बीमा अपनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, तो उनसे जुड़ें और अपने रिस्क को मिनिमाइज करें और अपने खर्चे को कम से कम करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो यूरिया है उसका सही ढंग से उपयोग करें, सही मात्रा में उपयोग करें और कीटनाशकों का इस मतलब बिना एडवाइस के कभी भी इस्तेमाल ना करें, एक उचित गुणवत्ता युक्त करें और ताकि आपके खर्चे कम से कम हो सके। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार जी, डॉक्टर शर्मा जी, कुल मिला के इस बातों का ये आकलन किया जाए कि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर जी। और जिस तरीके की योजनाएं चल रही हैं किसान भाइयों को उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। तो बढ़ते जो ये बदलता पर्यावरण है ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है अगर किसान भाई समझदारी से, जानकारी से अपनी खेती में आगे बढ़ते हैं। और चाहे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या फिर KVK हो, इन सभी के विभागों के अधिकारी दिन रात लगे रहते हैं ताकि किसान भाइयों तक हर एक संभव मदद पहुंचाई जाए, हर एक संभव जानकारी पहुंचाई जा सके ताकि खेती किसानी में परिवर्तन आ सके। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। लगातार आपके सवालों को शामिल किया जा रहा है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चौधरी महाराज सिंह, हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए।
आप तक आवाज पहुंच रही है महाराज जी? है जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। मतलब हमारे जैसे खेत में पौध डालते हैं ना, धान की पौध जी, तो वो मतलब जैसे कई घंटा उसको जो गड़ा में कई घंटा बाहर निकाले फिर डाले, जो हमारे ऊपर इतना है मतलब जल जाते हैं। जी, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आप सुनिए डॉक्टर दिनेश जी, जैसे कुमार साहब जैसे ये पूछ रहे हैं कि ये धान की खेती करना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर ये देख रेख की बातें कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि इनकी फसल जल रही है, नर्सरी लगाई है इन्होंने अभी, तो वो जल रही है क्योंकि तापमान ज़्यादा है। तो जो नर्सरी है उसको छायादार स्थान में लगाएं आप जी, ठीक है। उसको आप पूरा ट्रीटमेंट दें, सीड बोने से पहले उसको उपचारित करें। आपके आसपास कोई कृषि विज्ञान केंद्र होगा, वहाँ पे जाइए, वैज्ञानिकों से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और उनके मार्गदर्शन में अपनी खेती कीजिए, तो ये समस्या आपको नहीं आएंगी जी। फिलहाल एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं और उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। शिवशक्ति आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। उनका सवाल है खेती को बढ़ते गर्मी से कैसे बचाएं, क्योंकि गर्मी के कारण उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर कुमार जी। देखिए, तापमान का बढ़ना ये एक, आप इसे कह सकते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम तापमान को कम नहीं कर सकते। तो तापमान का बढ़ना ठीक है, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए हमें क्या योजनाएं करनी चाहिए, क्या व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि हमारा फसल बचा रहे जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे आपको देखना पड़ेगा कि उसके सिंचाई की समुचित व्यवस्था, पहली चीज़। समुचित व्यवस्था कहने का मतलब है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें टपक सिंचाई, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है, ये इस पे आप अगर सिंचाई की समुचित व्यवस्था करेंगे तो तापमान से बचेंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आपको लगता है कि पत्तियां सूख रही हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि बीमारियों की वजह से सूख रही है या तापमान की वजह से सूख रही है, तो आप मिस्ट स्प्रे, यदि फलों का बड़े वृक्ष हैं तब तो मिस्ट स्प्रे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो धान की फसलें हैं तो मिस्ट स्प्रे से आप उन पे थोड़ी बहुत उनके टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। और तापमान का बढ़ना बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, उनका जो समय है वो एक निश्चित अवधि के अंदर ही होता है। तो उस अवधि में यदि आप उनके मॉइस्चर को कंजर्व कर लेते हैं तो पौधों के समुचित विकास में कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है जी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पौधे का या इस फसल का वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, पानी की ज़रूरत कितनी है और उसका वो स्टेज कितना है हार्वेस्टिंग। अगर छोटा पौधा है तो कितनी ज़रूरत है, अगर बड़ा है तो कितना है, फल आ गए हैं या वो हार्वेस्टिंग स्टेज में आ गया है तो क्या उसमें उसकी पानी की ज़रूरत है, तो कितनी देनी चाहिए। तो ये जानकारी यदि आपके पास होगी तो भी आप उसका समुचित व्यवस्था कर सकते हैं जी। तीसरा है कि मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए एक मल्चिंग की व्यवस्था होती है। जो क्या होता है कि जो घास फूस है उससे हम पेड़ के पौधे जो होते हैं उनके चारों तरफ घास फूस से उसको यदि ढक दें तो जड़ में जो मॉइस्चर है वो कंजर्व हो जाता है, वो ट्रांसपायर होकर ऊपर नहीं, इवेपोरेशन नहीं होता है मॉइस्चर का। तो ये एक तरीका है मॉइस्चर कंजर्व करने का। तो आप, और तीसरा है कि खरपतवार यदि नहीं रहेंगे तो भी जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो उसी पौधे को मिलेगा जो मिट्टी में व्यवस्थित है। तो ये 3-4 तरीकों से आप मॉइस्चर को कंजर्व कीजिए और अपने पौधे को आप बचा सकते हैं जी। तो ये तमाम तरह के उपाय बताए गए हैं शिवशक्ति जी। आप इन उपायों का इस्तेमाल कर अपनी खेती में जो उत्पादन की क्षमता में कमी आप देख रहे हैं या गुणवत्ता में कमी देख रहे हैं उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा जी का रुख करता हूँ। डॉक्टर शर्मा जी, आप बता रहे थे कि जो पर्यावरण के घटक हैं, जैसे आपने मधुमक्खी का जिक्र किया, वल्चर का जिक्र किया, वहीं बात अगर हम अपने भारत देश की करें तो यहाँ पर जो पर्यावरण में घटक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पशुपालन में बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं, गाय है, भैंस है, ऊँट है, बकरी है या मछली है, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे घटक हैं पर्यावरण में जो कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। वनस्पतियों के संरक्षण के साथ इनकी कितनी अहम भूमिका हो जाती है उस संतुलन को बनाए रखने में, और इनकी टेक केयर कैसे किया जाए? देखिए, जैसे आपने बताया कि हमारा जो पशुधन है किसानों की आमदनी और जीविका का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल। तो ये जो हमारी गाय हैं, भैंस है, बकरियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है किसान के लिए। तो जब गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ते हैं, तो इनको भी हमको रख रखाव करना पड़ेगा, वैज्ञानिक ढंग से रख रखाव करना पड़ेगा। उस समय इनकी एक स्पेशल डाइट के आपको, क्योंकि मिनरल्स इनका जो है पसीने आएंगे, इनको मिनरल्स की मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा, इनको मिनरल्स देने हैं, इनको पानी छायादार स्थान पे रखना है। और जैसे आपने मछलियों के बारे में बताया, तो मछलियां भी एक आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है, ना केवल आमदनी बल्कि हमारी पोषण और पोषक सुरक्षा का बहुत बड़ा कारक है।
तो इस दिशा में बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे हर कृषि विज्ञान केंद्र में, हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थान हैं, तो ना केवल मवेशियों के ऊपर ही बहुत सारे संस्थान हैं। तो जो हमारे, और ये देखा गया है कि जो हमारी जो देसी किस्में हैं, है ना, जो देसी हमारी जो ये प्रजातियां हैं, वो गर्मी को बहुत आसानी से सह लेती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके अंदर ऐसे जीन्स हैं जो कि बढ़ते तापमान को आसानी से सह लेते हैं। वही जो हमारी जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, वो इतनी सफलता से नहीं सहती हैं, तो उससे किसान का थोड़ा खर्चा बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी साफ सफाई का, रख रखाव का, ताकि उनकी किसानों की आमदनी पे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और एक और बात मैं बताता हूँ कि जो हमारी जो लाइव स्टॉक है, मवेशी हैं, इनसे भी, जो रूमिनेंट्स हैं, उनसे भी मीथेन उत्सर्जन होता है। तो इस दिशा में भी बहुत शोध किया जा रहा है कि किस तरह से जो मवेशी हैं, उनसे जो मीथेन निकलती है उसको कम किया जा सके। तो इससे उनके आहार जो उनका जो फीड है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, ताकि मीथेन का उत्सर्जन कम से कम हो उनकी आंतों के द्वारा। उनकी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे मीथेन होती है। जो मीथेन है हमारे जो पर्यावरण में जो जाती है, एक तो मवेशियों से जाती है, दूसरे होती है धान की खेती से। जब हम धान को लगातार पानी में भर के सिंचाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम सबमर्ज कंडीशन में, तो वो बढ़ते हैं, तो उससे हमारा मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो अब हमारे बहुत सारी ऐसी प्रविधियां आ गई हैं, जैसे SRI विधि है, डायरेक्ट सीडेड राइस है, जिसको हम वायवीय धान की खेती कहते हैं। उससे क्या होता है, मीथेन का उत्सर्जन बहुत कम होता है और उपज में भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से नई नई कृषि पद्धतियों को अपनाकर न केवल हम किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं, बल्कि हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं। जी डॉक्टर शर्मा जी, आपने कार्बन खेती के बारे में बताया था। एक दर्शक हैं जो हमें लाइव देख रहे थे, उन्होंने फिर से सवाल पूछा है, और संजीव नाम है उनका, यूपी से हैं। वो कह रहे हैं कार्बन खेती के रजिस्ट्रेशन की जानकारी दोबारा बता दीजिए, और क्या कुछ न्यूनतम पैमाना है इसमें? देखिए, जैसे मैंने बताया, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, अगर आप जाएंगे नेट पे कार्बन खेती, तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाइए, उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं इस तरह की खेती करने का इच्छुक हूँ। ये बेहतर ये होगा कि एक किसानों का समूह बनाया जाए। जैसे आप एक गांव में हैं तो 30-40 किसानों का समूह मिले, क्योंकि इंस्पेक्शन होगा आपकी मिट्टी का, देखा जाएगा कि आप किस ढंग से खेती करते हैं, किस तरीके से आप अवशेष का प्रबंधन करते हैं, किस तरह से उसमें FYM और ये हरी खाद का प्रयोग करते हैं, वो सारी देखेंगे। फिर आपके साथ वो बातचीत करेंगे कि भाई ठीक है, आपकी मृदा की इस तरह से हमने जांच की है, आपका जो वर्तमान में ये स्तर है, अगर आप इस तरीके से खेती करेंगे तो हम फिर आपका 2 या 3 साल बाद इसका इंस्पेक्शन करेंगे। अगर आप इसमें कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं, अपनी खेती में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनके साथ आप मिलकर इस पे निसंदेह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी डॉक्टर कुमार जी का मैं रुख करना चाहूँगा बहुत जल्दी से, तो समय की थोड़ी समाप्ति हो रही है। डॉक्टर शर्मा कुमार जी, कम शब्दों में कुछ आखिरी बात आप कहना चाहते हैं, जिस तरीके से खेती में पर्यावरण का असर पड़ रहा है, कम शब्दों में थोड़ा सा। आप समुचित रूप से और संतुलित रूप से जब अपने रिसोर्स का उपयोग करेंगे, तो आपके लिए ये खेती एक आय देने वाली होगी। और वैज्ञानिक पद्धति से खेती कीजिए, हर एक की जानकारी उपलब्ध है। सही जानकारी से सही खेती हमेशा आपकी आय को बढ़ाएगी। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर कुमार, डॉक्टर शर्मा जी ने, दोनों मेहमानों ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि पर्यावरण कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अगर समझदारी, जानकारी से अपनी खेती में, अपनी वनस्पतियों के लिए काम किया जाएगा, तो आप अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं और पर्यावरण को संरक्षित भी कर सकते हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में पहुंचे और कीमती सलाहें हमारे किसान भाइयों के लिए आपने साझा की। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में इन दोनों विषयों से महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक साझा की गई हैं। उम्मीद करते हैं इन जानकारियों का आप सही इस्तेमाल करेंगे और अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकेंगे, पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी एक अहम भूमिका की जिम्मेदारी को निभा सकेंगे। आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कौन से विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में अगले विषय पर चर्चा होगी कपास फसल में समसामयिक कार्य। इसके साथ ही जो दूसरा विषय रहेगा फसलों में सूत्रकृमि के लक्षण एवं बचाव। इन दोनों महत्वपूर्ण विषय से जो भी आपके सवाल हैं या कोई भी सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, तो हमारे किसान कॉल सेंटर पे आप फोन करके बता सकते हैं। इसके साथ ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com के जरिए आप अपने सुझाव और सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर पर फोन करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। आपके सुझाव और आपके सवालों को अपने प्रोग्राम में शामिल करने में हमें बहुत अच्छा साबित होता है और मददगार भी साबित होता है। इसके अलावा हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
सज धज देखो मेरे पिया की सांवरी, जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया, धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट, पैरों से बेड़ी जरा खोल, यार संग ढोल बाजे, हाय हाय धम धम धाय नगार संग ढोल बाजे। देखिए चित्रहार सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।